नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे बेटा जो आदिम कृषि है उसके प्रकारों से संबंधित बातें। सबसे पहले हम बात करेंगे स्थानांतरित कृषि की। तो स्थानांतरित कृषि क्या होती है, इसके नाम से हमें कुछ अनुमान लगाना है। स्थानांतरित यानी स्थान में अंतर। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि स्थान को बदल बदल कर की जाने वाली कृषि। पहला पॉइंट क्या है? अलग अलग स्थानों पे अलग अलग स्थानों पर की जाने वाली कृषि। पहली बात। दूसरी बात है वनों को काटकर जलाकर साफ कर की जाने वाली कृषि ही क्या कहलाती है? स्थानांतरित कृषि कहलाती है। क्या समझे? जब वन क्षेत्र को काटकर जलाकर उसको साफ कर कर जो कृषि की जाती है, या मैं कहूँ कि स्थान को बदल बदल कर की जाने वाली कृषि यानी अलग अलग स्थानों पर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? स्थानांतरित कृषि कहलाती है। इस प्रकार की कृषि को ध्यान देना, ये जो स्थानांतरित कृषि है इसको भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है। यानी भारत के जो राज्य हैं उन राज्यों में इस कृषि के क्या नाम हैं? अलग अलग नाम हैं। यानी जो राज्य हैं वहाँ पे इस कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो स्थानांतरित कृषि क्या है समझ गए होंगे। नाम से देखो, स्थानांतरित नाम से देखो बेटा कि स्थान को बदल बदल कर या फिर वन क्षेत्रों में वनों को काटकर जलाकर जगह को साफ किया जाता है और साफ करके वहाँ पे जो कृषि की जाती है वही कृषि क्या है? स्थानांतरित कृषि है। इस कृषि को भारत के राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब देखेंगे कौन से राज्य में किस नाम से जाना जाता है। जो उत्तरी पूर्वी भारत के राज्य हैं, ध्यान देना कौन से राज्य? उत्तरी पूर्वी भारत के राज्य में किस नाम से जाना जाता है? जुमिंग। उत्तरी पूर्वी भारत के राज्यों में किस नाम से जाना जाता है? जुमिंग नाम से जाना जाता है। अब बात करूं मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की। किसकी? मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? बेवर नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बेवर नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? देखो, आंध्र प्रदेश में इस कृषि को क्या कहा जाता है? पोदू कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? पोदू कहा जाता है। अगला हमारा पॉइंट आता है केरल। केरल में किस नाम से जाना जाता है इसको? केरल में किस नाम से? पोनम। पूनम नहीं, पोनम। किस नाम से जाना जाता है? पोनम नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत के राज्यों की बात करें, कौन से राज्यों की? जो दक्षिण भारत है, तो दक्षिण भारत के राज्यों में किस नाम से जाना जाता है? छिपा नाम से जाना जाता है। किस नाम से? छिपा नाम से जाना जाता है। यानी दक्षिण भारत के राज्यों में
स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको क्या बताना है? छिपा नाम से जाना जाता है। अब पश्चिम घाट की बात करें तो जो हमारा पश्चिम घाट है उसमें इसको किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम घाट में इसको किस नाम से जाता है? कुमारी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कुमारी नाम से जाना जाता है। अब बात करें हिमालय क्षेत्रों की, तो हिमालय क्षेत्र में इसको किस नाम से जाना जाता है? हिमालय क्षेत्र में इसको किस नाम से जाना जाता है? खिल नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? खिल नाम से जाना जाता है। अब आती है हमारे राजस्थान की बात, तो राजस्थान में जो दक्षिणी राजस्थान है, कौन सा? जो दक्षिणी राजस्थान है, वहां पे इस कृषि को किस नाम से जाना जाता है? वालरा नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बेटा? वालरा नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो स्थानांतरित कृषि है उसको अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो उत्तरी पूर्वी भारत के राज्यों की अगर हम बात करें तो उत्तरी पूर्वी भारत के जो राज्य हैं वहाँ पे स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? जमीन कृषि कहा जाता है। दूसरा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो स्थानांतरित कृषि है उसको किस नाम से जाना जाता है? बेवर नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में पोदू, केरल में कोनम, दक्षिण भारत के राज्यों में छिपा, पश्चिमी घाट में कुमारी, हिमालय क्षेत्र में खील और दक्षिण राजस्थान में वालरा नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हमने एक स्टार पत्ती लगा दी है। क्यों लगाई है? क्योंकि इसमें से छोटा क्वेश्चन देखो बेटा, छोटे क्वेश्चन ही है 8 के 8, या फिर बड़ा भी बन सकता है कि स्थानांतरित कृषि को भारत के राज्यों में किन किन नामों से जाना जाता है बताइए। तो आपको ये 8 पॉइंट बताने हैं। उत्तरी पूर्वी भारत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरल, दक्षिणी भारत, पश्चिमी घाट, हिमालय और दक्षिणी राजस्थान, सभी के सभी नाम हैं। यानी उत्तरी पूर्वी हिस्सा भी आ गया, दक्षिण भी आ गया और पश्चिम भी आ गया, चारों हिस्से आ चुके हैं इसमें। आगे हम देखेंगे बेटा स्थायी कृषि। अगला पॉइंट क्या रहेगा हमारा? स्थायी कृषि का। स्थायी कृषि किसका भाग है? आदिम निर्वहन कृषि का दूसरा भाग है। तो स्थानांतरित कृषि को समझ गए होंगे कि स्थानांतरित कृषि क्या होती है, यानी जो अलग अलग भागों में अलग अलग स्थानों पे की जाने वाली कृषि है, यानी स्थानों को बदल बदल के जो कृषि की जाती है वही क्या है? स्थानांतरित कृषि है। इसके अलावा एक पॉइंट और था कि वनों को जलाकर, काटकर और उन्हें साफ करके जो कृषि की जाती है वही स्थानांतरित कृषि है। उनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब बात करते हैं स्थायी कृषि की। आदिम निर्वहन कृषि का दूसरा भाग है स्थायी कृषि। तो स्थायी नाम से ही है बेटा इसमें भी, यानी जब मानव पशुपालन के साथ साथ, ध्यान देना, जब मानव पशुपालन के साथ साथ नदी घाटियों के निकटवर्ती जो क्षेत्र हैं वहाँ पर स्थायी रूप से निवास करने लगा था, तभी से कौन सी कृषि कार्य में लगा हुआ है? स्थायी कृषि कार्य में लगा हुआ है। यानी जब मनुष्य पशुपालन करना शुरू किया था मनुष्य ने, और पशुपालन शुरू करते ही वो जो नदी घाटी क्षेत्र हैं वहाँ पे स्थायी रूप से निवास करने लगा और साथ में क्या करने लगा? कृषि कार्य करने लगा। वही कृषि क्या कहलाती है? स्थायी कृषि कहलाती है। और स्थायी कृषि की एक विशेषता है बेटा कि इस कृषि में गोबर खाद का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है, गोबर खाद का उपयोग किया जाता है। अगला दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये जो स्थायी कृषि है ये किन क्षेत्रों में की जाती है? तो किन क्षेत्रों में की जाती है? उत्तर भारत के राज्य, तथा पठारी क्षेत्रों में।
ये कृषि कहाँ पे की जाती है? उत्तर भारत के राज्यों में तथा पठारी जो प्रदेश हैं या फिर क्षेत्र हैं वहाँ पे इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो याद रह जाएगा। स्थायी कृषि क्या है? तो इसमें क्या बताना है बेटा कि मनुष्य जब से पशुपालन करना शुरू किया है, यानी जो मनुष्य है उसने जब से पशुपालन करना शुरू किया, यानी पशुओं को पालना शुरू किया है, तब से मनुष्य एक जगह स्थायी रूप से निवास करने लगा और उसके साथ साथ क्या करने लगा? कृषि कार्य करने लगा। वही कृषि क्या कहलाती है? स्थायी कृषि कहलाती है। और स्थायी कृषि में किसका उपयोग होता है? गोबर की खाद का उपयोग होता है। और कौन से क्षेत्रों में ये कृषि की जाती है? तो उत्तर भारत के राज्य हैं उनमें, और जो पठारी प्रदेश हैं वहाँ पे इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसी के साथ जो हमारा स्थानांतरित कृषि के बाद स्थायी कृषि था वो क्या होता है? पूर्ण होता है। यानी आदिम निर्वहन कृषि के जो 2 भाग थे वो क्या हो गए? पूर्ण हो गए। अब बात करेंगे गहन निर्वहन कृषि की। इसकी बात करेंगे गहन निर्वहन कृषि की। गहन निर्वहन कृषि है, इसको भी हमने कितने भागों में बांटा था बेटा? 2 भागों में बांटा था। तो पहला भाग कौन सा है? चावल प्रधान, और दूसरा कौन सा बताया था? गेहूं प्रधान। तो चावल प्रधान कृषि और गेहूं प्रधान कृषि है। इसमें एक तो अंतर सबसे बढ़िया यही है कि जो चावल प्रधान कृषि है वो उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पे वर्षा 100 सेमी से अधिक हो, यानी 100 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसके विपरीत कर दो, वर्षा 100 सेमी से कम, यानी 100 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी कृषि की जाती है? गेहूं प्रधान कृषि की जाती है। अब बात करें कि ये जो चावल प्रधान कृषि है, इस प्रकार की कृषि में फसलों के कितने रूप यानी कितने फसल हम प्राप्त कर सकते हैं? 2 या 3 फसल इनमें प्राप्त की जाती है। कितनी फसल? 2 या 3। कितनी फसल हैं? 2 या 3 फसल प्राप्त की जाती हैं। और इस प्रकार की जो कृषि है वो जो हमारे जलोढ़ भाग बोलते हैं, जलोढ़ क्षेत्रों में की जाती है। कौन से क्षेत्रों में? जलोढ़ क्षेत्रों में की जाती है। तो एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, जलोढ़ क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है। अब गेहूं प्रधान की अगर हम बात करें तो एक पंक्ति हम लिख चुके हैं कि जहाँ पे 100 सेमी से कम वर्षा वाला क्षेत्र होता है वहाँ पे इस प्रकार की कृषि की जाती है। यानी कहने का अर्थ क्या है? जो शुष्क भाग हैं, कौन से भाग हैं? जो शुष्क भाग हैं वहाँ पे इस प्रकार की कृषि की जाती है। यानी शुष्क क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि कौन सी है? गेहूं प्रधान कृषि है। और इस कृषि में क्या होता है? जो ड्रॉप विधि है या फिर बूंद बूंद विधि है उस द्वारा कृषि की जाती है। कौन सी विधि द्वारा? ड्रॉप विधि, या मैं कहूँ बूंद बूंद सिंचाई। बूंद बूंद जो पद्धति है उस आधार पे, यानी इन 2 विधियों से ये कृषि की जाती है। इस प्रकार की जो कृषि है उसमें कौन कौन सी फसलों का उत्पादन है? ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन, चना, कपास। यानी जो तिलहन संबंधी, दलहन संबंधी या फिर कपास है उन संबंधी कृषि है वो इसके अंतर्गत आती है। अब आगे देखते हैं, इस प्रकार की कृषि में
आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इस कृषि में कौन से उपकरणों का प्रयोग होता है? आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। अब बात करें कि ये कहाँ पे होती है। ऊपर वाले में तो लिखा जलोढ़ क्षेत्रों में की जाती है, लेकिन चावल प्रधान कृषि जलोढ़ में है, तो गेहूं प्रधान कृषि कौन से क्षेत्रों में होती है? तो क्षेत्रों में तो हमने नहीं लिखा, लेकिन भाग लिखे थे। तो क्षेत्रों में हम कह सकते हैं कि जो उत्तरी पश्चिमी राज्य हैं, यानी भारत के जो उत्तरी पश्चिमी राज्य हैं, उत्तरी पश्चिमी राज्यों में की जाती है। बस इतना ही याद रखना है बेटा। इसमें निर्वहन कृषि में गहन निर्वहन कृषि है, उसमें आपको ये इतने पॉइंट याद रखने हैं, याद रह जाएंगे। गहन निर्वहन कृषि को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। एक तो कौन सा है? चावल प्रधान कृषि, और दूसरा कौन सा है? गेहूं प्रधान कृषि। चावल प्रधान कृषि उन क्षेत्रों में होती है जहाँ पे वर्षा कितनी सेमी से अधिक हो? 100 सेमी से अधिक हो। और ये जो फसल है ये कितनी बार, 2 या 3 बार प्राप्त की जा सकती है। दूसरा हमने लिखा कि जो जलोढ़ क्षेत्र हैं वहाँ पे इस प्रकार की कृषि होती है। फिर दूसरा गेहूं प्रधान की बात करें तो गेहूं प्रधान जो कृषि है वो उन क्षेत्रों में होती है जहाँ पे 100 सेमी से कम वर्षा होती हो। और कौन से भागों में बात करें तो शुष्क क्षेत्र या जो भाग हैं वहाँ पे इस प्रकार की कृषि होती है। फिर इसी में हमने लिखा कि इसमें कौन सी विधि अपनाई जाती है, यानी किस विधि से ये कृषि की जाती है। तो ड्रॉप विधि या फिर जो बूंद बूंद विधि है उस विधि के आधार पर ये कृषि की जाती है। गेहूं प्रधान कृषि में आधुनिक जो उपकरण हैं उनको काम में लिया जाता है, और यह जो भारत के उत्तरी पश्चिमी राज्य हैं वहाँ पे अधिक की जाती है। आगे हम पढ़ेंगे दूसरा रूप। पहला कौन सा था? निर्वहन कृषि। अब दूसरा आता है व्यापारिक कृषि। अगला कौन सा रहेगा? व्यापारिक, यानी जो व्यापार के लिए कृषि की जाती है वही क्या कहलाती है? व्यापारिक कृषि कहलाती है। यानी व्यापारिक महत्व से की जाने वाली कृषि व्यापारिक कृषि कहलाती है। तो लगभग कृषि जितने भी आएंगे बेटा नाम से ही हमें प्रतीत हो जाएगा कि ये कौन सी कृषि है, यानी इसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसके बारे में हम देख चुके हैं। व्यापारिक कृषि, इस कृषि को भी हम देख चुके हैं कि नहीं देख चुके? देख चुके हैं। कहाँ पे? विश्व में। तो व्यापारिक कृषि में देखो, निर्यात की दृष्टि से जिस कृषि में उत्पादन बढ़ाया जाता है या फिर व्यापार की दृष्टि से की जाने वाली कृषि ही क्या कहलाती है? व्यापारिक कृषि कहलाती है। परिवहन, यातायात व संचार के साधनों के विकास के साथ साथ निर्भरता बढ़ी है। इस प्रकार की कृषि में कई फसलों के स्थान पर भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल एक ही फसल का उत्पादन बढ़ाकर निर्यात आय में वृद्धि करने का प्रयोग किया जाता है। तो सीधी भाषा में अगर हम बात करें, बता ही देता हूँ लिखने की बजाय, व्यापारिक कृषि है वो होती क्या है ये चीज़ आप देख चुके हो। यानी व्यापार की दृष्टि से निर्यात के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की जाने वाली कृषि क्या है? व्यापारिक कृषि है। अब कोई छोटा सा क्षेत्र है, उसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए इस कृषि में क्या किया जाता है? इसमें खाद, कीटनाशक दवाइयाँ, रासायनिक खाद आदि का प्रयोग किया जाता है और कम क्षेत्र में ही अधिक उत्पादन लेने की प्रयास किया जाता है। और ये जो कृषि है ये प्रमुख रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तथा केरल में की जाती है। व्यापारिक कृषि कहाँ की जाती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तथा केरल में इस प्रकार की कृषि का प्रचलन ज़्यादा है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो व्यापारिक कृषि की जो निर्भरता है वो किस पे रहती है? परिवहन पे रहती है, और यातायात के जो अन्य साधन हैं उन पे, और संचार के साधनों पे भी इनकी निर्भरता अधिक है। यानी इस कृषि के लिए हमें किनका विकास करना पड़ेगा? पहले परिवहन, यातायात और संचार के साधनों का विकास है वो हमें करना पड़ेगा।
यही हमारी क्या है, व्यापारिक कृषि है। और क्षेत्रों की अगर हम बात करें कि किन क्षेत्रों में, तो आपको राज्यों के नाम बताए हैं बेटा। राज्यों में हमने देखा कि एक तो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और जो केरल है, वहाँ पे इस कृषि का प्रचलन है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तीसरी जो कृषि आती है वो आर्द्र कृषि है। तीसरी कृषि कौन सी है, आर्द्र। तो आर्द्र कृषि क्या है बेटा, तो आर्द्र जो कृषि है वो उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पे वर्षा क्या हो, अधिक हो। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि कौन सी है, आर्द्र कृषि है। अधिक का अर्थ माने तो कितनी अधिक है, 100 से 200 सेमी तक, यानी सामान्यतः जहाँ पे ये कृषि की जाती है वहाँ पे वर्षा का जो औसत है वो कितना रहता है, 100 से 200 सेमी तक रहता है। अब बात करें कि कौन से भाग हैं जहाँ पे आर्द्र कृषि की जाती है, तो आपको क्या बताने हैं कि गंगा की जो मध्यवर्ती घाटी है, कौन सी घाटी, गंगा की मध्यवर्ती घाटी, दूसरा प्रायद्वीपीय भारत, कहाँ पे, जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके उत्तरी पूर्वी भागों में, कौन से भागों में, उत्तरी पूर्वी भागों में, उत्तरी पूर्वी भागों में। तीसरा पॉइंट आता है तटीय आर्द्र क्षेत्रों में, इतने पॉइंट याद रखने हैं बेटा, आर्द्र कृषि याद रह जाएगी, रहेगी नहीं रहेगी। आर्द्र जहाँ पे अधिक वर्षा हो, यानी वे क्षेत्र जहाँ पे सामान्य से अधिक वर्षा होती हो वहाँ पे आर्द्र कृषि की जाती है। सामान्यतः आर्द्र क्षेत्रों में वर्षा का औसत कितना रहता है, 100 से 200 सेमी तक रहता है। यह कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है, तो आर्द्र कृषि है वो गंगा की मध्यवर्ती घाटी, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी पूर्वी भागों में, तथा जो तटीय आर्द्र क्षेत्र हैं वहाँ पे इस प्रकार की कृषि ज़्यादा की जाती है। अगली हमारी कृषि आती है शुष्क कृषि। तो आर्द्र का 100 से 200 सेमी याद रखना। अब शुष्क का क्या होता है वो देखते हैं आगे। तो देखो शुष्क कृषि, शुष्क कृषि की अगर हम बात करें तो इस प्रकार की जो कृषि है वो कौन से क्षेत्रों में होगी, कौन से भागों में होगी, तो नाम से ही है बेटा, भारत के शुष्क क्षेत्रों में या फिर शुष्क भागों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। अब क्षेत्र का नाम बताऊंगा तो आप समझ जाओगे कि शुष्क भाग कौन से हैं। तो शुष्क कृषि क्षेत्र में वर्षा की मात्रा 50 सेमी से कम होती है, यानी उसमें तो आर्द्र में कितनी थी बेटा, 100 से 200, लेकिन इसमें 50 से भी क्या बताई गई है, कम, यानी 50 सेमी से भी कम वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे किस प्रकार की कृषि की जाती है, शुष्क कृषि की जाती है। इन क्षेत्रों में अगली बात करें तो जो सिंचाई के साधन हैं, सिंचाई के साधनों का क्या रहता है, अभाव रहता है। सिंचाई के साधनों का क्या रहता है, अभाव रहता है, यानी जहाँ पे ये कृषि होती है वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं है, सिंचाई के साधन नहीं हैं। अब सिंचाई के साधन नहीं हैं तो
जल संरक्षण के लिए, यानी जल को बचाने के लिए कौन सी विधि को काम में लेते हैं, तो वही विधि याद रखनी है बेटा, बूंद बूंद। कौन सी विधि है? बूंद बूंद विधि, या फिर मैं कहूँ तो दूसरी विधि कौन सी है? ड्रॉप विधि को काम में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? जल संरक्षण के लिए। शुष्क कृषि वाले जो भाग हैं वहाँ पे जल संरक्षण के लिए बूंद बूंद विधि और ड्रॉप विधि है उसको प्रयोग में या फिर उपयोग में लिया जाता है। अब बात करें कि इसके अंतर्गत मुख्यतः कौन सी फसलें बोई जाती हैं, तो कौन सी फसलें बोई जाती हैं? शुष्क। कौन से? शुष्क। अब सही तरीके से अगर इसको हम समझेंगे तो उसमें सबसे पहले हमें क्या देखनी पड़ेगी? इनकी विशेषता देखनी पड़ेगी। तो एक बार इसको वापस देख लो बेटा कि शुष्क कृषि है वो कौन से क्षेत्रों में या कौन से भागों में होती है? शुष्क भागों में होती है, जहाँ पे वर्षा का जो औसत है वो कितना है? 50 सेमी से भी क्या है? कम है। और इन क्षेत्रों में सिंचाई के साधनों का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। और जल को बचाने के लिए किसका उपयोग होता है? तो जल को बचाने के लिए बूंद बूंद विधि या फिर ड्रॉप विधि का उपयोग किया जाता है। आगे हम बात करेंगे बेटा इसमें इसकी विशेषता की, कि शुष्क कृषि है उसकी विशेषता क्या है? शुष्क कृषि की विशेषता, तो विशेषताओं में देखते हैं। शुष्क कृषि की पहली विशेषता आती है कि वर्षा से पहले खेत की जुताई की जाती है। वर्षा से पहले खेत की जुताई की जाती है। याद हो तो एक जिक्र किया था हमने भाग्यवादी, यानी भाग्य के अनुसार, वही बात अब सामने आ रही है। देखो, वर्षा से पहले खेत की क्या हो गई है? जुताई। वर्षा के पश्चात खेत की गहरी जुताई की जाती है, यानी एक बार पहले जुताई होती है और वर्षा के बाद में क्या होता है बेटा? बाद वर्षा के पश्चात खेत की गहरी जुताई की जाती है। आड़ू भाषा का तो आप पाड़ बोला ना बेटा, पाड़, यानी खेत की नमी को बचाने के लिए जो की जाती है। जैसे अब किसी ने ये फसल ली है और किसी ने नहीं ली है, जिसने नहीं ली है उसने क्या किया है? पहले खेत की जुताई कर दी है। दूसरा इसमें है कि जुताई करने के बाद अब वर्षा होगी तो वो पुनः क्या करेंगे? वो वहाँ पे गहरी जुताई करेंगे। अगला है इसमें विशेषता, जल के बहाव को रोकने के लिए मेड़ बनाई जाती है। जल के बहाव को रोकने के लिए क्या बनाई जाती है? मेड़ बनाई जाती है। अगली विशेषता है इसमें, फसलों में खरपतवार को निकाल दिया जाता है। अब खरपतवार क्या हो गई? बोलते हैं बेटा निनाण निकालना, यानी जो छोटे छोटे घास होते हैं जो फसल को आगे नहीं बढ़ने देते हैं वही क्या है? खरपतवार, यानी उसको क्या किया जाता है? निकाल दिया जाता है। अगला पॉइंट आता है कि नमी बचाने हेतु अब ध्यान देना, नमी बचाने हेतु क्या किया जाता है? यानी खेत में नमी को बचाने हेतु क्या करते हैं? शुष्क कृषि में
नमी बचाने हेतु जो सूखी मृदा होती है, यानी सूखी मिट्टी होती है, सूखी मृदा की क्या बिछा दी जाती है, परत बिछा दी जाती है। क्या करते हैं, खेत की या फिर जो हमारा कृषि क्षेत्र है उसमें नमी बचाने हेतु जो सूखी मृदा है उसका क्या कर देते हैं, परत बिछा देते हैं। और फसलों की बात हमने कर ली है कि कौन सी फसलों का उत्पादन होता है, तो उन्हीं फसलों का उत्पादन करते हैं जो शुष्कता सहन कर सकती हो, यानी कम वर्षा वाली जो फसलें हैं, कम पानी की जिन फसलों को आवश्यकता होती है उन फसलों को इसमें विशेषतः बोया जाता है। तो विशेषताओं को पुनः देखते हैं, शुष्क कृषि की विशेषता अब देखेंगे तो याद रह जाएगा। पहली विशेषता इसमें क्या है बेटा कि वर्षा से पहले खेतों की क्या की जाती है, जुताई की जाती है। एक तो वर्षा से पहले की जाती है और एक वर्षा के पश्चात की जाती है। पहले वाली तो सीधी और बाद में क्या होता है, गहरी जुताई की जाती है। अगला पॉइंट है कि जल के बहाव को रोकने के लिए, किसको, जो जल का बहाव है यानी जो जल आगे की ओर निकल रहा है उसको बचाने के लिए या फिर रोकने के लिए क्या बनाई जाती है, एक तरीके से एक मेड़ बना दी जाती है। इस प्रकार से जैसे खेत है उसमें एक बीच में क्या बना देते हैं, यानी मेड़ बना देते हैं कि जल का बहाव वहीं पर क्या हो जाए, रुक जाए। फिर है फसलों में खरपतवार को निकाल दिया जाता है, यानी जो छोटा मोटा घास होता है, घास को उस फसल के बीच में उसको क्या कर देते हैं, निकाल दिया जाता है। लास्ट है नमी बचाने हेतु, यानी जो हमारी कृषि भूभाग है उसमें अगर नमी है इस प्रकार से तो उसको बचाने हेतु क्या करते हैं, उसके ऊपर जो सूखी मृदा है उससे ढक देते हैं, यानी सूखी मृदा की एक परत बिछा दी जाती है। तो इसी के साथ जो हमारी शुष्क कृषि है वो क्या होती है, पूर्ण होती है। अब आगे हम बात करेंगे बेटा गहन कृषि की। तो गहन कृषि क्या होती है उसे देखेंगे अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।